हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। ये न्यू एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 12th के यूनिट 6 हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स का 5th वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग बाकी टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन्स। जब भी हम लोग हेलोएल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं तो उनको टोटल 3 हेडिंग्स में पढ़ा जाता है। फर्स्ट होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड रिएक्शन विथ मेटल्स। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे। ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किसके थ्रू होगा, न्यूक्लियोफाइल के थ्रू। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ये तो वहाँ पे देखे थे। तो न्यूक्लियोफाइल जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि वो सारे सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हों। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस सीकिंग। अब न्यूक्लियस जो है वो तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज सेंटर को अटैक कर रहा है दैट सिंपली मीन्स कि ये खुद कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। और नेगेटिवली चार्ज होने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, इनके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे जा करके ये अटैक करते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेंगे कि वो जो भी सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर ये अटैक कर रहे हैं उसमें पहले से जो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होगा ना, उसी को ही ये रिप्लेस करके और खुद वहाँ पे आ जाते हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसे हम लोग हेलो एल्केन्स की बात करें तो हेलो एल्केन्स में हम लोग को पता होता है, जैसे ये एग्जाम्पल है, हेलोएल्केन्स में हमेशा जो हैलाइड वाला जो पार्ट होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और एक न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिवली चार्ज है, तो वो हमेशा क्या करेगा, इस हैलाइड वाले पार्ट को एलिमिनेट करके खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। जैसा कि ये वाली इक्वेशन में आपको दिख भी रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये नॉर्मल सा एक हेलोएल्केन है। ये इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और खुद यहाँ पे आ गया और हैलाइड जो है वो बाहर निकल गया। तो ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे उसका एक इक्वेशन भी दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन Rx प्लस NU गिव्स RNU प्लस X। तो जहाँ पे R जो है वो एल्किल ग्रुप, X जो है वो हैलाइड वाला ग्रुप और NU जो है वो कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा। अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं इस टेबल में। ये न्यूक्लियोफाइल का लिस्ट है पूरा कि OH माइनस आयन, H2O भी न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में काम करता है, OR वाला आयन, कोई भी हैलाइड वाला आयन, वहाँ जो एल्किल हैलाइड में जो हैलोजन प्रेजेंट है उसके अलावा बाकी दूसरा, ऐसे करके ये पूरा एक टेबल दिया है न्यूक्लियोफाइल्स का कि ये सारे वहाँ पे हो सकते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, उनमें भी एक स्पेशल टाइप का न्यूक्लियोफाइल होता है जिसको बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये जो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है उसका ये काम है कि मतलब एक्चुअल में उसके पास में दो सेंटर्स होते हैं, दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि साइनाइड वाला है, साइनाइड क्या है, तो वो एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड है, दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का एक हाइब्रिड है साइनाइड। साइनाइड में जो कार्बन होता है और नाइट्रोजन होता है, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हम लोग जनरली लिखते हैं। तो जब वो कार्बन के साइड से भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन के साइड से भी बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पे दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हुए, इसलिए इसको एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं। अब जब ये कार्बन के साइड से बॉन्ड फॉर्म करता है तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा आपका एल्किल साइनाइड, और जब वो नाइट्रोजन के साइड से बॉन्ड फॉर्म करता है तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड। वैसे ही एक दूसरा एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल में हम लोग नाइट्राइट आयन को ले सकते हैं। नाइट्राइट आयन मतलब ये ONO। तो जब ये ऑक्सीजन के साइड से बॉन्ड फॉर्म करता है तो जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं एल्किल नाइट्राइट, और जब वो नाइट्रोजन के साइड से बॉन्ड फॉर्म करता है तब जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन्स। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। मैकेनिज्म जो है वो दो डिफरेंट फॉर्म्स में हम लोग देख सकते हैं, दो डिफरेंट मैकेनिज्म है इसके, एक होता है यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म और एक होता है बाईमोलिकुलर मैकेनिज्म। तो पहले बाईमोलिकुलर मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो बाईमोलिकुलर मैकेनिज्म है उसको आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये क्या है, एक कोई भी एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन है। ये जो हेलो एल्केन है उसका यहाँ पे 3D रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। ये जो वेज वाला बॉन्ड है वो दिखाता है कि ये हाइड्रोजन एटम जो है वो सामने के साइड प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये जो डैश वाला बॉन्ड है ये वो बताता है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो पीछे के साइड अटैच्ड है। तो ये एक 3D रिप्रेजेंटेशन इसका हो गया। अब इस एल्किल हैलाइड के साथ में ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड होगा। इस न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, दैट सिंपली मीन्स ना एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब ये क्या करेगा, इस क्लोरीन को रिप्लेस करने वाला है। अब ये जो रिप्लेसमेंट है इसी के तरीके पे, इसी मतलब किस तरह से वो रिप्लेस कर रहा है उसको, उसी चीज़ पे डिपेंड करता है ये मैकेनिज्म कि वो यूनिमोलिकुलर होगा कि बाईमोलिकुलर होगा। अब बाईमोलिकुलर मैकेनिज्म जब देख रहे हैं तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअल में तो ये पूरा रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाता है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक इंटरमीडिएट जैसा आपको कंपाउंड दिख रहा है, एक्चुअल में ये इंटरमीडिएट है भी नहीं,
क्योंकि यहाँ पे ये जो डैशियस बॉन्ड दिख रहे हैं वो एक बॉन्ड को बनते हुए और एक बॉन्ड को ब्रेक होते हुए दिखा रहा है, और दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती है तो इंटरमीडिएट जैसा कुछ बनता नहीं है, क्योंकि एक निकल जाता है जब तक दूसरा ऐड होता है। तो भी जैसे अब यहाँ पे एक ऐसा फेस तो आ ही रहा है जहाँ पे दोनों चीज़ें अटैच हैं, इसलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर बोल रहे हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स एक साथ यहाँ पे अटैच है। तो जैसे ही कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस एल्किल हैलाइड के कॉन्टैक्ट में आएगा और फर्स्ट स्टेप एडिशन दिया है तो पहले वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब देखो, ये जो कार्बन है सेंटर में, इसके तीन साइड में हम लोग को हाइड्रोजन दिख रहा है और एक साइड में क्लोरीन दिख रहा है। तो ये जो क्लोरीन है इसका साइज हेलोजन के कंपैरिजन में तो बड़ा होगा। दूसरी चीज़, ये क्लोरीन खुद नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ऑब्वियसली जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक करेगा, इस क्लोरीन के जस्ट पीछे साइड से वो आकर के ऐड होगा। तो जहाँ पे क्लोरीन है उसके जस्ट अपोजिट में ये ऐड हो गया है। तो अभी ये इंटरमीडिएट में दो मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए इसको बाई मोलिकुलर मैकेनिज्म बोल रहे हैं। अब क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है वो निकल जाएगा, और जैसे ही निकलेगा तो यहाँ OH ऐड हो चुका है, यानी कि सब्सटीट्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इस सब्सटीट्यूशन में आप एक चीज़ देखो, क्योंकि पहले एडिशन हुआ था और अपोजिट साइड से हुआ था एंड उसके बाद एलिमिनेशन हुआ है, तो जो ये प्रोडक्ट बना है वहाँ पे आपको कन्फिग्रेशन दिख रहा होगा कि जस्ट इन्वर्स हो गया है, यानी कि पहले क्लोरीन इस साइड अटैच था और अब OH जो है वो इस साइड अटैच हो गया है, इन्वर्स हुआ कन्फिग्रेशन में। तो यहीं पे इसको स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट आप इसका पढ़ सकते हो, जिसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, जस्ट बिकॉज एडिशन यहाँ पे पहले हुआ है एंड सेकेंड स्टेप में एलिमिनेशन हुआ है। ठीक, उसी चीज़ को यहाँ पे पूरा पूरा डिटेल में बोला हुआ है, जो चीज़ें मैं अभी आपको बताई उसी को यहाँ पे डिटेल में लिखा है। अगर आप चाहो तो इस डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से भी उसको समझ सकते हैं। यहाँ पे ये एल्किल हैलाइड है जिसमें ये सेंटर वाला जो पोर्शन है वो कार्बन है और ये तीनों हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। नेक्स्ट यहाँ से जब OH आ रहा है तो ये O हो गया और ये H हो गया। अभी ये जब इसमें अटैच होना है तो क्या हो रहा है, क्लोरीन को पहले निकाल रहा है और खुद वहाँ पे ऐड हो रहा है, एंड लास्ट में पूरा पूरा ही क्लोरीन निकल गया और OH जो है वो ऐड हो गया, जस्ट अपोजिट में वो आकर के ऐड हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्या मैकेनिज्म दिया है। यहाँ पे एक और ऑर्डर भी दिया है कि किसमें फास्ट होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस इससे आते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब आपको अरेंज करना पड़ेगा कि किस में पहले हो रहा है किस में बाद में हो रहा है, ऐसे करके। तो अभी फिलहाल जैसे इसमें देखेंगे हम लोग, तो प्राइमरी हैलाइड्स जो होते हैं ना उसमें SN2 रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और टर्शरी में स्लो होता है। अब इसका रीज़न क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसको पहले ऐड होना है। अब जब पहले ऐड होना है तो यहाँ देखो, नॉर्मली सारे साइड तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जब हम लोग प्राइमरी एल्किल हैलाइड में आते हैं तब वहाँ पे एक साइड में या फिर किसी एक या तो कहीं नहीं या फिर किसी एक साइड में जो है मिथाइल ग्रुप या कोई भी दूसरा एल्किल ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जो एल्किल ग्रुप है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। अब वो ज़्यादा जगह कैप्चर किया है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल को ऐड होने में थोड़ा डिफिकल्टी आएगा। सेकेंडरी हैलाइड में जब हम लोग आते हैं तो वहाँ पे दो दो एल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, अब इसको ऐड होने में और डिफिकल्टी होगा। और टर्शरी वाले में तो तीन तीन एल्किल ग्रुप्स जो है वो ऑलरेडी अटैच्ड हैं, तब उस केस में न्यूक्लियोफाइल को अटैच होने के लिए जगह मिलता ही नहीं है। इसीलिए प्राइमरी में फास्ट होता है, सेकेंडरी में स्लो और टर्शरी में और स्लो हो जाता है SN2 मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब SN1 मैकेनिज्म में, यानी कि यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म में। अब यहाँ पे भी आपको सेम वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही कराना है। तो यहाँ इस वाले एग्जांपल में हम लोग नीचे देख लेते हैं। यहाँ का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो एलिमिनेशन होता है। तो एलिमिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ यहाँ से अब ना आप डिफरेंस को भी याद करते चलो कि SN2 वाले मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप एडिशन था और यहाँ पे पहला स्टेप एलिमिनेशन है। अब पहले एलिमिनेशन हो गया, यानी कि जैसे ये वाला ग्रुप है आपका, इसमें अगर Br को हम लोग रिमूव कर दिए हैं पहले ही, तो अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर जो है एक जनरेट हो गया है। अब सेकेंड स्टेप यहाँ पे एडिशन है, अब ये न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पे ऐड होगा। तो अब जब ये ऐड होगा ना, तो जिस जगह से हम लोग Br निकाले थे एग्जैक्टली उसी जगह पे OH जो है वो जाके ऐड हो जाता है। अब दिख रहा होगा, इस साइड से निकाले हो आप इस साइड से, तो इसी साइड जा करके ये ऐड हुआ है। अब यहाँ पे इसका सेकेंड अब स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट आ जाता है कि यहाँ हम लोग को देखने मिलेगा रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन, जैसा था वैसा ही है। तो ये दो डिफरेंसेस उससे हो गए आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों की। एक तो उसमें एडिशन एलिमिनेशन, फर्स्ट वाला जो था SN2 वहाँ पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन, और SN1 में पहले एलिमिनेशन तब एडिशन। और यहाँ पे इसको SN1 क्यों बोल रहे हैं, यूनिमोलिकुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पे कोई एक ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग इसमें आएंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में जब इसका देखें कि किस में फास्ट हो रहा है, तब इस वाले का जो है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा SN2 के। SN2 में कहाँ फास्ट हो रहा था, तो प्राइमरी वाले में SN2 फास्ट हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा कि टर्शरी वाले में SN1 जो है वो फास्ट हो जाएगा। इस डायरेक्शन में दिखा रहा है SN1 किस में फास्ट हो रहा है, तो टर्शरी में फास्ट है, सेकेंडरी में उससे कम, प्राइमरी में और कम। और जब SN1 की बात कर रहे हैं तो वो प्राइमरी में फास्ट है।
अब रीज़न क्या होगा इसका, SN1 वाले का क्या रीज़न है, SN2 जो है वो प्राइमरी में फास्ट था, क्यों? क्योंकि SN2 के लिए हम लोग देख रहे थे कि स्टेरिक हिंड्रेंस से वो डिफ़िकल्टी आते जा रहा था, लेकिन SN1 में तो पहले एलिमिनेट करना है, तो जितना बड़ा-बड़ा ग्रुप वहाँ पे प्रेज़ेंट होगा उतना ईज़ी तो एलिमिनेशन हो जाएगा ना, इसलिए टर्शियरी में वो एलिमिनेशन फास्ट हो जाता है। तो ये हो गया SN1 और SN2 रिएक्शन और दोनों का स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट भी। अभी सेम रिएक्शन को आप यहाँ पे एलिलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स में भी देख सकते हैं। एलिलिक और बेंजाइलिक में कैसा दिख रहा है, जैसे ये एलिलिक है, यहाँ पे से आपको दिख रहा है कि इस वाले कार्बन से कोई भी एक हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दो तो वो पॉजिटिव सेंटर बन जाता है और यहाँ पे इजीली कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऐड हो सकता है। और सेम वैसे ही यहाँ पे आप देख रहे होगे तो इस पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है, यहाँ पे आकर के इजीली कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो ऐड हो सकता है। अब यही इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर जब हम लोग इसमें रोटेट कराएंगे तो यहाँ दिख रहा है आपको पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। तो कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल को ऐड होना होगा तो वो ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे आकर के ईजिली वहाँ पे अटैच हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फिर यहाँ पे हैलाइड के बेसिस पे दिया है, जो ये सारे होंगे ना, आयोडाइड होंगे, एल्किल आयोडाइड, वहाँ पे रिएक्शन फास्ट हो जाता है, ब्रोमाइड्स में कम, क्लोराइड्स में और कम, और एल्किल फ्लोराइड्स में सबसे स्लो होगा रिएक्शन। ये जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल में ये आप देख सकते हो, SN1 और SN2 के बेसिस में ही पूछ रहा है कि SN2 रिएक्शन किस में फास्ट होगा। तो इस टाइप का अगर आप थ्योरी पढ़ रखे होगे तो ईजिली ये सारे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट अब यहाँ पे दिया है, तो हम लोग इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़ लिए, इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट्स है जो वहाँ पे यूज़ होते हैं, तो उसमें दिया हुआ है ऑप्टिकल एक्टिविटी, किरैलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन। तो रिटेंशन इन्वर्जन देख लिए, अब बाकी चीज़ों को देखते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, तो जो प्लेन लाइट होता है ना, वाइट लाइट जो होता है, उसके अगर रेस आप देखोगे तो वो हर डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। नॉर्मली कोई भी लाइट है तो ऐसे उसके हर डायरेक्शन में रेस जा रहे होते हैं। अब अगर इस लाइट को हम लोग निकोल प्रिज्म से पास कराएं, तब वहाँ से पास होकर के जब ये लाइट निकलता है ना, तो वो सारे जो रे ऑफ लाइट थे वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में असाइन हो जाते हैं, और जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में असाइन हो जाते हैं तब इस लाइट को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये जो लाइट है उसको अगर कोई भी सब्सटेंस राइट साइड में रोटेट करा दे तब उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर वो इस लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करा दे तब हम लोग उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो है उसके लिए हम लोग पॉजिटिव साइन देते हैं और डी फॉर्म भी बोलते हैं इसको, और जो लीवो रोटेटरी है उसमें हमेशा हम लोग नेगेटिव साइन देते हैं एंड उसको हम लोग एल फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, लीवो रोटेटरी को। अब ये प्लस और माइनस जो आइसोमर्स है ना, इसी को ही हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे, और इस पूरे फिनोमिना को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं किरैलिटी पे कि किरैलिटी क्या होता है और एनांशियोमर्स क्या होते हैं। किरैलिटी के लिए आपको ये फिगर देखना है पहले, यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हम लोग के जो हाथ होते हैं ना, वो दोनों जो है वो अगर आप कोई भी एक हाथ लो और उसका जस्ट मिरर इमेज देखो, एक दूसरे के तो मिरर इमेज ही होते हैं दोनों हैंड्स आपके। अब अगर इस मिरर इमेज को आप एक के ऊपर एक रखोगे तो क्या वो पूरा हाइड हो जाएगा? नहीं होगा ना। जैसे ये वाला हाथ है, इसको आप ये इसके ऊपर डायरेक्टली रखो, जैसा है वैसे ही रखोगे तो क्या होगा, फिंगर्स सारे ऐसे ऐसे आएंगे और आपका थंब इस साइड आएगा। इसको उठा के जैसा है एज टू एज वैसे ही इसके ऊपर रखना है, तब उस केस में क्या होगा कि आपका फिंगर जो है वो तो अलग से दिखेगा और थंब जो है वो अलग से दिखेगा ही यहाँ पे। तो क्या है, ये दोनों जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे के ऊपर हो गए नॉन सुपर इम्पोजिबल। वैसे ही आपके जो फीट होंगे अगर उसका भी इंप्रेशन लेंगे तो भी वो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो अपने मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कीरल ऑब्जेक्ट्स, एंड इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं किरैलिटी। एंड जस्ट इसका अपोजिट वो सारे सब्सटेंस, जैसे ये सर्कल है, उठा के आप इसके ऊपर रखोगे तो एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। तो जो अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कीरल, एंड इस प्रॉपर्टी को या फिर नॉन कीरल बोले या फिर ए कीरल, और यहाँ पे किरैलिटी जो है वो एब्सेंट हो जाएगा। तो ये हो गया किरैलिटी। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो सारे कीरल होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं किरैलिटी के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है किरैलिटी, ये किरैलिटी हो गया। अब इनैंशियोमर्स क्या होते हैं एंड स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स। तो एनैंशियोमर्स की बात कर रहे हैं तो वो सारे, जैसे हम लोग क्या लिए, एक दूसरे का मिरर इमेज। तो ये जो मिरर इमेज है, जैसे ये वाले एग्जांपल को देखो आप, ब्यूटेन टू ऑल। ठीक, यहाँ पे कार्बन है, एक साइड में मिथाइल ग्रुप, एक साइड इथाइल ग्रुप, एक साइड हाइड्रोजन और एक साइड OH। कीरल हो गया क्योंकि चारों साइड डिफरेंट है। वो कार्बन जिसके चारों बॉन्ड जो है वो डिफरेंट ग्रुप से अटैच है उसके चारों बॉन्ड्स में, तो वो कीरल हो जाता है। तो यहाँ कीरैलिटी प्रेजेंट है। अब इसका मिरर इमेज देखेंगे, मिरर इमेज दिख रहा है आपको, यहाँ OH, यहाँ CH3, C2H5H।
उठा के रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो ये जो दोनों है डी और ई, इन्हीं दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर्स, यानी कि वो सारे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज पे क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल। और वहीं पे जस्ट इसको फिर से आप 180 डिग्री रोटेट करा दो तो एफ और डी जो है वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे, तो ये एक ही रल हो जाएंगे। एंड वहीं ई और एफ जो है वो फिर से किरैलिटी शो करेंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। तो ये हो गए कि वो सारे मिरर इमेज जो नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं उसको क्या बोलते हैं, एनैंशियोमर्स। तो अब आप सोचोगे कि किरैलिटी भी वही बोल रहे थे हम लोग कि नॉन सुपर इम्पोजिबल, और इनैंशियोमर्स भी वही बोल रहे हैं कि नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो किरैलिटी जो क्या है वो एक प्रॉपर्टी है, एंड इनैंशियोमर्स को समझो कि वो उसका नाम है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब रेसिमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो कोई भी एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कि मान लो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाले जो सब्सटेंस है, इनैंशियोमर्स हैं, वो ज़्यादा प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करा देंगे। अब नेक्स्ट अगर फिर से एक मिक्सचर बनाए जिसमें लीवो रोटेटरी इनैंशियोमर ज़्यादा हैं, तब वो क्या करेंगे कि उसको लेफ्ट साइड में रोटेट करा देंगे। लेकिन अगर हम लोग कोई एक ऐसा मिक्सचर बनाए जहाँ पे जितने डेक्स्ट्रो हैं उतने ही लीवो भी हैं, तो ओवरऑल वहाँ पे जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो हो जाएगा ज़ीरो। एंड ऐसा मिक्सचर जहाँ पे सेम जो है डेक्स्ट्रो और लीवो प्रेजेंट हो और ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो ओवरऑल ज़ीरो हो जाए, क्योंकि वो दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, और इसी वाले मिक्सचर को हम लोग रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं या फिर रेसिमिक मॉडिफिकेशन बोलते हैं। एंड इस पूरे फिनोमेना को हम लोग रेसिमाइजेशन बोलते हैं, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग एनैंशियोमर्स को रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर दें, उसको बोलते हैं रेसिमाइजेशन। नेक्स्ट अब रिटेंशन और इन्वर्जन दिया है, तो ये हम लोग जब SN1 और SN2 पढ़े वहाँ पे मैं ये फिनोमेना आपको समझाई कि एनैंशियोमर्स में जो भी सारे वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सब्सटेंस जो बन रहे हैं वो इन्वर्जन और रिटेंशन जो है वो कैसे दिखा रहे हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन किया है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद सेकेंड हेडिंग था एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए आपको चाहिए कि जो भी एक एल्किल हैलाइड हम लोग ले रहे हैं उसमें हमेशा बीटा हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। यही बीटा हाइड्रोजन एटम जो है वो एलिमिनेट होता है। अब ये बीटा हाइड्रोजन एटम क्या है, तो हम लोग जब भी कोई एल्किल हैलाइड लेते हैं ना, जो यहाँ दिया है उसी को एग्जांपल में ले रहे हैं। एल्किल हैलाइड लिए हैं, सारे बॉन्ड्स हम लोग इस कार्बन के बनाए और इस साइड में हैलाइड वाला ग्रुप ये प्रेजेंट है। तो ये हैलोजन जिस भी कार्बन से अटैच है उसके जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन, चाहे इस साइड आओ चाहे इस साइड जाओ कहीं भी जाओ, उसका जस्ट एडजेसेंट वाला जो कार्बन होगा उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन। एंड उसके साथ अटैच्ड जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे हाइड्रोजन्स हो जाते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए एक बीटा हाइड्रोजन होना एसेंशियल होता है। वो सारे कंपाउंड जहाँ पे बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वहीं पे ही एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब वो क्यों, तो ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें हमेशा ये हैलोजन वाला जो ग्रुप है वो एलिमिनेट हो जाता है। ये एलिमिनेट होगा तो साथ में एक हाइड्रोजन जो है वो लेकर ही जाएगा, और हाइड्रोजन वो कहाँ से लेकर जाएगा, तो जिस कार्बन के साथ वो अटैच था उसके जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन से। इसलिए एडजेसेंट वाले कार्बन में हाइड्रोजन होना ही चाहिए। तो जब इस वाले कार्बन से आप हैलोजन और इस वाले कार्बन से आप हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे तो दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड जो है वो कम हो जाएगा, और उसको पूरे 4 बॉन्ड्स बनाने ही हैं, इसलिए वो दोनों कार्बन आपस में ही एक और बॉन्ड बना लेंगे और इनके बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो अगर हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो पढ़े थे वो याद होगा, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग यहाँ पे जस्ट इसी एल्कीन्स में एडिशन करा रहे थे हैलोजन एसिड्स का, तो वहाँ पे एल्किल हैलाइड फॉर्म हो रहा था, और जस्ट यहाँ पे इस एल्किल हैलाइड से अब सेम वही हैलोजन एसिड को एलिमिनेट कर दो तो ये फॉर्म हो जाता है। ये हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एक की, वहाँ पे तो दिया है कि जो कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड बनाए हैं सिमेट्रिकल है, लेकिन जब अनसिमेट्रिकल होगा तब हम लोग हाइड्रोजन किस साइड से लेकर जाएंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि Br जो है वो इस कार्बन से अटैच्ड है। अब इसके इधर ये जो कार्बन है वो प्राइमरी नेचर का है, ये वाला जो कार्बन है वो सेकेंडरी नेचर का है। नेचर तो चलो ठीक है रहने दो, अनसिमेट्रिकल है पूरा पूरा का पूरा ये मॉलिक्यूल जो है अनसिमेट्रिकल है। तो ये Br तो यहीं से निकलेगा, वो फिक्स्ड है, लेकिन हाइड्रोजन हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों तो बीटा कार्बन है, दोनों में बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर इस साइड से आप हाइड्रोजन निकाल दो तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, अगर आप इस साइड से हाइड्रोजन निकाल दो तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब दोनों में से किस साइड हाइड्रोजन निकलेगा, इस चीज़ को जो है डिसाइड करता है सेड्जर्स रूल।
तो सिट्ज़ेव्स रूल ये बोलता है कि जब हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कराएंगे, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों चीज़ें एक साथ एलिमिनेट करेंगे, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें से वो प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर होगा जिसमें जो बनने वाला एल्कीन है उसमें ग्रेटर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड रहें डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से। मतलब कि जब हम लोग हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों एलिमिनेट करा रहे हैं तब उस केस में दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो आ ही रहा था। तो एक बार यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है। अब दोनों में आप कंपेयर करो कि ये जो डबल बॉन्ड है आया है इसमें ये वाला कार्बन जो है वो तो एल्काइलेटेड है, इसके दूसरे साइड भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, लेकिन इस वाले कार्बन की तो एक ही साइड कार्बन आया, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेस एल्काइलेटेड। जब यहाँ देखोगे आप तो इस कार्बन के लिए भी दोनों साइड कार्बन है और इस कार्बन के लिए भी दोनों साइड कार्बन है, इसलिए ये हो गया मोर एल्काइलेटेड। तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो ज़्यादा एल्काइलेटेड हो। अब अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो और क्या कर सकते हैं हम लोग कि हेलोजन जो है वो तो एलिमिनेट कर दिया, अब हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है तो हम लोग उस कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे जिसमें कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस वाले कार्बन में आपको 3 हाइड्रोजन अटैच दिख रहे हैं एंड इस वाले कार्बन में आपको 2 हाइड्रोजन अटैच दिख रहा है, तो आप यहीं से ले जाओ जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन जो है वो ज़्यादा एल्काइलेटेड है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विथ मेटल्स। तो रिएक्शन विथ मेटल्स में जो ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स या आयोडाइड्स होते हैं वो मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बनाते हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पे कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। अब जैसे इसी में से ही एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। मतलब कि एल्किल ग्रुप, मैग्नीशियम और हैलोजन, ये तीनों चीज़ें उसमें प्रेजेंट रहती हैं। एक्चुअल में क्या है कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो बहुत सारे ही केमिकल रिएक्शंस में यूज़ होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या है कि आपको मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराना है, किसका? तो एल्किल हैलाइड का। अब एल्किल हैलाइड्स में से हम लोग को पता है कि कार्बन जो है वो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है। ये जो हैलोजन वाला पार्ट होता है ना, हैलाइड वाला पार्ट होता है, वो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब ये जो मेटल है मैग्नीशियम, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है 2 बॉन्ड बनाने से। अगर ये मैग्नीशियम को मैं कार्बन से अटैच करूँ तो भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, ब्रोमीन से अटैच करूँ तो भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या करता है, दोनों के बीच में ही आ जाता है। मतलब वो कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा और एक ब्रोमीन के साथ बनाएगा और दोनों के बीच में खुद आ जाएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ज़्यादा यूज़फुल यहाँ पे जो एक मेटल के साथ रिएक्शन है वो है सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ इसका जो रिएक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। ये जो है वो आपके एग्जाम में ज़्यादातर की पूछता है कि वुड्स रिएक्शन क्या होता है। तो वुड्स रिएक्शन में जो एल्किल हैलाइड है वो सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं एंड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, और वो जो हाइड्रोकार्बन है वो जस्ट डबल साइज़ का होता है। जिस भी साइज़ का हम लोग एल्किल हैलाइड लिए थे उसके जस्ट डबल साइज़ का हाइड्रोकार्बन यहाँ पे फॉर्म होता है। जैसे मान लो यहाँ पे फिलहाल क्या दिख रहा है कि हम लोग 2 मॉलिक्यूल लिए थे एल्किल हैलाइड के और 2 सोडियम रिएक्ट किए तो सोडियम हैलाइड आउट हो गया और ये जो दोनों आर थे वो एक साथ यहाँ पे ऐड हो गए हैं। ये वाला रिएक्शन आपको मैं अलग से भी पढ़ाई हूँ नेम रिएक्शन में, आप वहाँ पे भी इसको डिटेल में देख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड है वो मान लो कि मिथाइल वाला ग्रुप प्रेजेंट होता, मिथाइल वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पे इथेन बनेगा, जस्ट डबल हुआ। अगर इथाइल वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो ब्यूटेन बनेगा, जस्ट डबल हो जाता है। तो ये है वुड्स रिएक्शन। अब यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं आपके केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस लेसन के बाकी पार्ट का वीडियो देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं।